नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2020 21-22 का एक मॉडल प्रश्न पत्र हम आज हल करवाएंगे। उसमें हम बालकों को ट्रिक बताएंगे कि किस किस तरीके से प्रश्न पत्र को आराम से हल किया जा सकता है, जिससे कि बालक परीक्षा हॉल में बिल्कुल सहज महसूस करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रश्न पत्र की। तो प्रश्न पत्र हमारे पास ये है। प्रश्न पत्र आप देख पा रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र है 21-22 का, विषय है विज्ञान। समय यहाँ दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट और जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का है। निर्देश यहाँ छात्रों के लिए है कि टोटल 25 प्रश्न है और सारे के सारे प्रश्न अलग हल करने ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न पत्र में यहाँ जो सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं, उनमें हमको ध्यान ये रखना है कि जो अपने नोटबुक है उसमें केवल और केवल आंसर लिखने हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें चाहे तो आप एक टेबल बना सकते हैं। टेबल कुछ इस प्रकार की होगी, जैसे ये हमने टेबल बना ली। यहाँ हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर और यहाँ हम आंसर डाल देंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र के हल की। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे फसल के दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया कहलाएगी थ्रेशिंग। उसके बाद में अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो मेलामाइन प्लास्टिक है वो अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, क्योंकि जो मेलामाइन प्लास्टिक है उससे जो प्रेशर कुकर है उनके हत्थे वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। मतलब जो आघात नहीं सह सकता है, जिसकी चद्दर नहीं बन सकती है, वो हमको यहाँ ढूंढना है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाता है सही अपना, जो पेंसिल और लेड। लेड पेंसिल क्या है, बंगूर प्रवृत्ति की होती है। चोट मारने पर एकदम से टूट जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेप्थलीन की गोलियां हैं वो किससे बनाई जाती है। तो यहाँ नेप्थलीन की जो गोलियां हैं वो बनाई जाएंगी कोल तार से। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं। तो जहाँ पर सजीव पाए जाएंगे उसको हम बोलेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं बिल्कुल क्लोज दे रखे हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो हैं जलमंडल, ये तो वैसे कैंसिल हो जाता है, और यहाँ नभमंडल। तो यहाँ पर देखो सजीव कहाँ पर पाए जाएंगे। पहली बात तो जो जैवमंडल है वो तो कंप्लीट होता है, और जो भूमंडल है यहाँ पर सजीव पाने की संभावना ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद में स्नेहक द्वारा घर्षण का मान कम हो जाता है। तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो बैक आ जाएगा। अब स्नेहक होते क्या है ये हम आपको बता देते हैं कि स्नेहक जो है लुब्रिकेंट्स को कहते हैं। लुब्रिकेंट जो होते हैं घर्षण को कम करते हैं। मशीनों के कलपुर्जों में हम उनको डालते हैं। उसके बाद में माध्य स्थिति से इधर या उधर आगे पीछे होने वाली गति को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये मान लेते हैं कोई ठोस आधार है, इससे एक लोलक लटका हुआ है इस तरीके से। मान लेते हैं वो यहाँ से यहाँ तक गति कर सकता है। तो ये हो गया ए और ये हो गया ए। तो ये जो है आगे पीछे इधर उधर ये हो जाएगा आयाम। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा अपना क।
उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ जो लंबा तार जो होता है वो बैटरी के कौन से सिरे से जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको डायोड का चित्र बना के दिखाता हूँ। ये डायोड होता है इस तरीके का, तो यहाँ एक तार तो लंबा और एक तार यहाँ छोटा होता है। तो देखिए, ये जो तार है ये प्लस का होता है, सॉरी ये जो तार है ये माइनस का होता है, और ये होता है प्लस का। तो ये जो माइनस का तार है ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ेगा। तो ये सही उत्तर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में भूकंप आया था वह था, तो इसमें जो भूकंप आया था वो हो जाएगा, जो गुजरात का भुज है उसमें 26 जनवरी को भूकंप आया था। उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 10 है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है। तो पौधा घर गैस कौन सी होती है, जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उनको हम पौधा घर गैसें कहते हैं। तो यहाँ देखिए CO2 भी है, SO2 भी है और CH4 भी है। तो इन तीनों के अलावा कौन सी रह गई, यहाँ पर नाइट्रोजन रह गई, तो ये पौधा घर गैस नहीं है। उसके बाद में जो रिक्त स्थान है उसमें हम देख लेते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कहलाएगी अपनी जुताई। उसको हम बोल देंगे जुताई। उसके बाद में यहाँ पर दो धातुओं के नाम देने हैं जो नरम होते हैं। तो यहाँ पर नरम धातु अपना जो होता है वो होता है सोडियम, और दूसरा धातु हम देना चाहे तो सोडियम के साथ गैलियम भी दे सकते हैं। गैलियम तो वैसे बिल्कुल गैलियम धातु इस तरीके का होता है कि उसको हथेली पे हम लेते हैं जैसे वो पिघल जाता है। यहाँ पर हम दूसरा पोटेशियम दे सकते हैं, तो इनको हम चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद में एक अप्रिय गंध वाला काला ध्रुव है, तो यहाँ कोलतार आ जाएगा। कोलतार जो होता है वो काले रंग का होता है, उसमें सुगंध अच्छी नहीं आती है। उसके बाद में अगला जो है, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो स्पीशीज है, विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जाति है उसको हम विशेष क्षेत्रीय जाति, विशेष क्षेत्रीय जाति कहते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ, नर और मादा युग्मक के संयुग्मन द्वारा जनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन जो होता है उसमें नर जो युग्मक होता है अपना और मादा युग्मक होता है, दोनों मिल जाते हैं, इस जनन को हम लैंगिक जनन कह देते हैं। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है हमारे पास, फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया आ जाएगा उसका नाम आ जाएगा राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया आएगा, राइजोबियम। उसके बाद में उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, जो प्रश्न था अपना, यहाँ उर्वरकों की वृद्धि के लिए जो धातु आ जाएगा अपना,
तो उर्वरकों की वृद्धि के लिए जो हम काम में लेते हैं NPK, तो यहाँ पर ए धातु बताना है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और जो पोटेशियम है वो तो मेटल है, लेकिन जो फास्फोरस है वो नॉन मेटल है। सॉरी, फास्फोरस नहीं, नाइट्रोजन यहाँ नॉन मेटल है, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद में अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पेट्रोलियम है उसका नया नाम है व्यापारिक महत्व के कारण काला सोना। क्रूड ऑयल जो होता है उसको काला सोना भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद में लैंगिक जनन से क्या आशय है? लैंगिक जनन से यहाँ आशय है कि वह जनन जो दो जनकों के द्वारा संपन्न किया जाता है उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में ऐसे दो जंतुओं का नाम लिखिए जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ मुकुलन द्वारा सबसे पहला तो जो जंतु यहाँ होगा मुकुलन द्वारा, एक तो पैरामीशियम ले लेंगे और एक हाइड्रा ले लेंगे, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में जो खंड ब है उसमें हम देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। तो कॉलम फर्स्ट और सेकंड यहाँ दे रखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखिए, राइजोबियम, ऊपर जो प्रश्न आया है वही यहाँ रिपीट हो गया है। और मादा एनाफिलीज यहाँ से आ जाएगा मलेरिया के लिए। और यीस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड के निर्माण में। और वायु द्वारा संचरित रोग यहाँ आ जाएगा खसरा। तो ये हमारा मिलान करने की जो प्रक्रिया है ये कंप्लीट है। अगला जो प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक के पात्रों के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो पहला लाभ हम यहाँ लिख देंगे कि जो प्लास्टिक के पात्र हैं वो अक्रियाशील होते हैं। पहली बात तो ये हो गई, अक्रियाशील होते हैं। दूसरी बात यहाँ हम लिख देंगे कि प्लास्टिक जो है वो सस्ता होता है। तीसरी बात हम लिख सकते हैं कि आसानी से सुलभ हो सकता है और ये जो है आराम से उपलब्ध होने वाली चीज़ है। तो हम यहाँ 3 बातें लिख सकते हैं। यहाँ 2 नंबर का ये प्रश्न है। उसके बाद में संक्षेप में उत्तर देना है, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर है कैसे? तो इसका उत्तर यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा कि जो आदिवासी हैं वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होते हैं, एजुकेशन उनके पास होती नहीं है। तो वो सिटी में आएंगे तो उनके पास रोजगार नहीं रहेगा, इसलिए वो जंगल के जो फल फूल हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो खाकर अपना काम चलाते हैं। दूसरी बात, उनके पास जो आवास है उसका भी अभाव होता है, तो पूरा जंगल में रहते हैं अपने सारी की सारी आजीविका के लिए। अगला प्रश्न यहाँ है, वनोन्मूलन के कारण और उसके क्या प्रभाव हैं? तो वनोन्मूलन होता है हमारा वनों की कटाई करना। तो वनों की कटाई के लिए मुख्य रूप से हम कौन कौन से कारण दे सकते हैं? सबसे पहला जो कारण हम दे सकते हैं, जो जागरूकता की कमी है वो है। दूसरा कारण हम यहाँ दे सकते हैं अशिक्षा का। तीसरा कारण हम यहाँ दे सकते हैं कि जो उद्योग क्षेत्र हैं, सड़क निर्माण हैं, उनके लिए कई पेड़ काटे जाते हैं। तो
ये सारे के सारे कारण यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में 7वां प्रश्न यहाँ है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा बताइए। तो अलैंगिक जनन वह होता है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, और जंतुओं में अलैंगिक जनन के दो नामों के नाम भी बताने हैं। तो यहाँ हम चलते हैं, तो यहाँ देखिए अलैंगिक जनन की परिभाषा हम आपके लिए लेके आए हैं कि इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा नया जीव विकसित होता है, इसलिए ये एक प्रकार का जनन अलैंगिक जनन है। दूसरा जो उदाहरण है इसका है अमीबा। तो अमीबा में भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन के द्वारा, और अमीबा में पाया जाता है ये द्वितीय विखंडन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है यहाँ, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो यहाँ देखिए सर्पी घर्षण को किसको नाम देते हैं कि हम किसी भी वस्तु को सरकाते हैं, उसको सर्पी घर्षण बोलते हैं। और जो स्थैतिक घर्षण होता है वो उसकी जो स्थिति फिक्स होती है और उसको गति कराने के लिए ज़रूरी होता है। ये तो गति के अंदर होता है और ये गति कराने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए इस स्थैतिक घर्षण का मान हमेशा ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है यहाँ कि निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो सबसे पहले ढोलक है। तो ढोलक में जो उसका ये वाला जो भाग होता है जो खाल से मढ़ा हुआ होता है वो कंपित होता है। सितार में होता है उसके जो वायर्स होते हैं तार वो होते हैं, और जो बांसुरी में होते हैं उसमें बांसुरी में एक तरीके से खुली पाइप होती है, उसमें खुली पाइप में जो हवा भरी जाती है तो उस हवा के कारण ही यहाँ ध्वनि उत्पन्न होती है। अलग अलग ऑर्गन तरंगे बन जाती है इसमें। अगला जो प्रश्न है यहाँ, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद क्यों कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको लिख देना है कि वो फायरमैन जो है विद्युत आपूर्ति बंद इसलिए कर देते हैं क्योंकि यदि लाइट यदि आएगी तो करंट आने का खतरा रहेगा। दूसरी बात, जो पानी है वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए उसमें भी करंट आने का खतरा रहता है, इसलिए होज पाइपों की फिटिंग करने से उसकी पहले लाइट का जो है कनेक्शन वो काट दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है, कारण। तो इसमें हम ये कारण दे देंगे कि जो मनुष्य का शरीर है वो एक तरीके से न्यूट्रल का कार्य करता है। जैसे ही हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो उसका आवेश है वो हमारे अंदर आ जाता है और वो समाप्त हो जाता है, इसलिए उसका आवेश खत्म हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं तारामंडल क्या होता है। दो तारामंडलों के नाम लिखिए। तो आसमान में सुस्पष्ट दिखाई देने वाले जो तारे हैं उनको हम तारामंडल का नाम दे सकते हैं। ओरायन है, सप्तऋषि मंडल है, ये दो तारामंडलों के यहाँ नाम हैं। अगला जो प्रश्न है, CFC का पूरा नाम लिखिए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इससे होने वाली एक हानि भी बताइए। तो यहाँ जो CFC का पूरा नाम है CFC, ये हो जाएगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा इसका पूरा नाम।
और इस CFC का उपयोग किया जाता है जो रेफ्रिजरेटर है इनमें, AC वगैरह है, रेफ्रिजरेटर है, इनमें किया जाता है। और इनसे एक हानि है, क्योंकि जो CFC होते हैं वो ओजोन परत का क्षय करते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम चलते हैं खंड 6 की तरफ। तो यहाँ नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। पहला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ नाइट्रोजन चक्र जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो तड़ित द्वारा स्थिरीकरण होता है और सीधी कहाँ पहुँच जाती है, मिट्टी में पहुँच जाती है। उसके बाद में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो जीवाणु है नीले हरे शैवाल, उनके द्वारा जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया जाता है और फिर वहाँ से मिट्टी में चली जाती है। मिट्टी में से ये पौधों को अवशोषित कर लेते हैं और फिर जंतुओं के द्वारा खाना बन जाती है। और उसके पश्चात उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु के पश्चात नाइट्रोजन अपशिष्ट बन जाती है और दोबारा से मिट्टी में चली जाती है। तो एक तो ये बात कंप्लीट हो गई। मिट्टी में से ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैस अवस्था में भी बदल दिया जाता है, जैसे नाइट्रोसोमोनास वगैरह हैं, तो उसमें से ये दोबारा वायुमंडल में चली जाती है। तो ये नाइट्रोजन चक्र है, इसको आप याद कर ले। उसके बाद में बात करेंगे हम, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है तो उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या रेशमी? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो बिल्कुल यहाँ राणा को सूती कमीज खरीदनी चाहिए। उसका कारण यह है क्योंकि गर्मी में आते हैं पसीने और पसीनों को सोखने के लिए सूती वस्त्र ज़्यादा उपयोगी रहता है। जो रेशमी वस्त्र होते हैं वो चमकीले होते हैं और शरीर के चिपकने वाले होते हैं और पसीने को नहीं सोखते हैं। तो यहाँ पर हम सूती वस्त्र के लाभ बताएंगे और रेशमी वस्त्र की हानियाँ बताएंगे। उसके बाद में जो है कॉपर जिंक को कारण बताना है। कॉपर जिंक को उसके लवण में से विस्थापित नहीं कर पाता। उसका कारण यह है क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से कम सक्रियता वाला होता है, इसलिए विलयन में से उसको विस्थापित नहीं कर पाता। दूसरी बात, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके पीछे कारण यह है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील यहाँ होते हैं, तो क्रियाशीलता ज़्यादा होने के कारण इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार से बनता है और ये प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये प्रक्रम हमारा कहलाता है कार्बनीकरण। और जो मृत वनस्पति होती है, यहाँ हम आपको बुक में ले चलते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो कोयले की कहानी है उसमें लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक से अधिक मृदा जम जाने के कारण वो संपीड़ित हो गए। संपीड़ित होने का मतलब है उनके बीच की जो हवा है वो निकल गई। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप, ये देखो यहाँ कंडीशन ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। उच्च ताप और उच्च दाब मतलब जो दाब है, पी है, वो भी ज़्यादा और टी भी ज़्यादा। तो इसमें क्या है कि वो धीरे धीरे अपघटित होना चालू हो गए और कोयले में चेंज हो गए। ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है इसको हम कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में यह परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। ये एक जीवाश्म ईंधन भी कहलाता है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है? तो यहाँ पर हम
घर्षण की बात कर रहे हैं। घर्षण को बढ़ाने के लिए जो हम सतह जो होती है, दोनों जो सतह है उनके बीच की जो रुक्षता है ना वो बढ़ा देंगे, अनियमितता बढ़ा देंगे, जिसके कारण घर्षण ज़्यादा हो जाएगा। अनियमितता बढ़ाने के कारण जो इंटरलॉकिंग है वो ज़्यादा होगी, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होने के कारण घर्षण बल भी ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हो गया बढ़ाने का कारण। और जो घटाया कैसे जा सकता है, इंटरलॉकिंग को कम करके। जो दोनों सतह है, दोनों सतहों के बीच की जो अनियमितता है उसको हम कम कर देंगे। कम करने के लिए हम स्नेक को भी काम में ले सकते हैं, और जो सतह है हमारी उसको प्लेन करके भी उसको हटा सकते हैं। ये उदाहरण आप कोई से भी ले सकते हैं। जैसे हम पहिए लगा के घर्षण को कम कर सकते हैं। ट्रॉली बैग जो होता है हमारा काम में लेते हैं जिसको हम रोज़, उसके द्वारा। और जो एक तरीके से जो लोटनिक घर्षण होता है उसमें भी जो स्थैतिक घर्षण है उसके अपेक्षा कम बल लगता है। अगला जो प्रश्न आया, विद्युत साधित्रों को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। क्योंकि देखो, विद्युत साधित्र हम किसको बोलते हैं, जो विद्युत को ग्रहण करने वाले होते हैं, और उनको यदि गीले हाथों से छुएंगे तो गीले हाथों से करंट दौड़ेगा और वो हमारे अंदर भी चला जाएगा। इसलिए हम उसको गीले हाथों से बिल्कुल भी नहीं छू सकते। जब तक कि जो साधित्र है उसको या तो हम स्विच ऑफ करें। स्विच ऑफ करने का मतलब है वहाँ से विद्युत की सप्लाई है वो बंद करें। विद्युत की सप्लाई बंद करके, और यदि हमको चालू लाइन में काम करना है तो जो प्लास्टिक के जो दस्ताने हैं वो हम पहने, उसके बाद में ही काम करें। या फिर जो ज़मीन है उसके ऊपर बिल्कुल टच नहीं हो, चप्पल पहने रखें, जूते पहने रखें। अब है घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार से बचाव करेंगे। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं बुक के अंदर। देखो, यहाँ तड़ित से सुरक्षा दे रखी है। यहाँ सुरक्षा में हम तड़ित या झंझा गरज वाले तूफान के समय कोई खुला स्थान है वो सही नहीं होता। यदि हमने खुले स्थान पे कोई गरज सुनी है तो हमको तुरंत अंदर पहुंच जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान का पता हम कैसे लगा सकते हैं, यदि हम बंद मकान में हैं, जैसे इसको खिड़की वगैरह सब बंद हैं तो ठीक है। यदि बाहर खुले में है तो हमको क्या करना चाहिए, खुले वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य की मशीनें, ये सुरक्षित नहीं है। पार्क में भी नहीं जाना चाहिए। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलना भी गलत है। उसके बाद में यदि हम घर के भीतर हैं तो हमको जो टेलीफोन के तार हैं ये सारे के सारे निकाल देने चाहिए। प्लग है, कंप्यूटर का प्लग है, कूलर का प्लग है, ये सारे के सारे निकाल दें, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ट्यूबलाइट को जलाए रख सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो तारे और ग्रह में क्या अंतर है। तो देखिए छात्रों, तारे जो होते हैं वो खुद प्रकाशमान होते हैं और वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर स्थित होते हैं, इसलिए वो हमको चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी बात, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह खुद के प्रकाश से नहीं चमकते हैं, क्योंकि वो तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर हमारे पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। अब सूर्य के प्रकाश से जो ग्रह है वो चमकते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब बात करते हैं खरपतवार की। तो खरपतवार क्या होती है, खरपतवार जो है वो खेत में उगने वाले अनावश्यक पौधे होते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से खरपतवार के रूप में उगाते हैं। खरपतवार हटाने की क्रिया को हम निराई कहते हैं। निराई
आवश्यक है क्योंकि जो खरपतवार है वो हमारे पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। हमारे जो फसल के पौधे हैं उनका प्रकाश, जल और अन्य खनिज लवण है वो ग्रहण कर लेती है, जिससे कि हमारे पौधे कम वृद्धि कर पाते हैं। कई खरपतवार नाशी भी आजकल मौजूद हैं जो खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, जैसे 2,4-D है। ये एक तरीके से खरपतवार को ख़त्म करता है। इसका खेतों में हम छिड़काव कर देते हैं। खरपतवार नाशी को जल के आवश्यकता अनुसार जो स्प्रेयर होता है, फव्वारा, उसके माध्यम से उसकी छिड़काव हम कर देते हैं। अगला प्रश्न है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आ भी सकता है परीक्षा में। खाद और उर्वरक में अंतर हम यहाँ आपको बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, उर्वरक की बात कर लेते हैं पहले। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का निर्माण फैक्ट्री में होता है। उर्वरक जो है वो ह्यूमस की प्राप्ति नहीं करवाता है मिट्टी को, और उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे के सारे प्रचुर मात्रा में मिले होते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं खाद की। तो खाद जैसे एक प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर और पौधों के अवशेष इसमें मिले रहते हैं। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात होती है, प्रचुर मात्रा में ह्यूमस से ये भरपूर होती है। खाद में जो पोषक तत्व हैं वो उर्वरक की तुलना में कम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाद सही नहीं होती है, खाद ज़्यादा बेटर होती है देन उर्वरक के, क्योंकि ज़्यादा उर्वरक काम में लेने से जो ज़मीन है वो बंजर भी हो सकती है। ये बात हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वनोन्मूलन से वर्षा किस प्रकार कम हुई है? तो देखिए, यहाँ सीधा आइडिया है। आइडिया क्या, कन्फर्मेशन है, बिल्कुल 100%। यहाँ वनोन्मूलन से वर्षा कम होने का कारण है, देखो वन कट जाएंगे तो जो बरसात है वो कम होगी। उसका कारण है कि सबसे पहले जो वन है वो बरसात लाने में सहायक होते हैं। कारण, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा वनों के कारण होती है। दूसरी बात, जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है तो जो संघनन की क्रिया है वो वन यदि नहीं होंगे तो वो नहीं हो पाएगी, और हमारा जो पानी है वो नहीं जम पाएगा, इसलिए बारिश है वो बिल्कुल कम होगी। उसके बाद में जो वन्य जीवन है उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन में रहने वाले जो जानवर हैं उनका संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि यदि उनका संरक्षण हम नहीं करेंगे तो उनके आवास है वो ख़त्म हो जाएंगे। आवास ख़त्म होने के कारण उनका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप मानव वाक यंत्र कंठ का चित्र बनाकर इसके कार्य अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मानव वाक यंत्र, जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मानव का जो लेरिंग्स है ये गले में पाया जाता है। ये जो हड्डियां हैं दोनों ये तन जाती है, और इसके बीच में जो है एक झर्री पाई जाती है। इस झर्री के कारण ही हम अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। ये तनित हो जाती है और इसके बीच में जो वायु है उसके निकलने से हम बोल पाते हैं। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झर्री से बाहर निकालते हैं तो वाग तंतु है वो कंपित हो जाते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाग तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां जो है इनको ढीला कर सकती है। जब वाग तंतु पतले और तने हुए होते हैं तो जो ध्वनि का प्रकार है वो बिल्कुल पतला, और उसके बाद में जब ढीले हो जाते हैं तो वे बारीक हो जाती है। जो
वाग तंतुओं के कारण ही जो औरत है और आदमी है उसकी जो आवाज़ है उसमें अंतर होता है। उसके बाद में शोर प्रदूषण किसे कहते हैं? देखिए छात्रों, शोर प्रदूषण बिल्कुल कॉमन सी बात है। बड़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कोई भी चीज़ यदि होगी तो वो एक जो हमारी कान की सुनने की क्षमता है उससे ज़्यादा हो जाएगी, उसको हम शोर कह देंगे। ये जो शोर है वो ये हमारे लिए, सबसे पहले इनके स्रोत की बात करें तो स्रोत इसके हो जाएंगे जो वायुयान है उसकी आवाज़ है, जो डीजे बजते हैं बड़ी बड़ी तेज़ आवाज़ में ये है, कल कारखानों से निकली हुई आवाज़ें हैं, ट्रैफिक की आवाज़ है, वाहनों की हॉर्न है, ये सारी की सारी इसमें काउंट हो जाएगी। उसके बाद में हानियाँ, तो शोर प्रदूषण से हानियाँ कौन कौन सी हैं? चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, सर दर्द करने लगता है और उबाऊपन भी हो जाता है। इसको सीमित रखने के कारण हैं, कारण तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं दोस्तों। वृक्षारोपण है सबसे पहला कारण, यही है। सड़क के दोनों ओर यदि वृक्ष लगाएं तो हम जो ट्रैफिक का आवाज़ है वो बिल्कुल कम कर पाएंगे। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है कि शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर क्या है? शुद्ध वायु तो वो होती है जो हमारे फेफड़ों में जाके हमको ऑक्सीजन की समृद्धता प्रदान करती है, जबकि प्रदूषित वायु वो होती है जो हमारे फेफड़ों में जाके अनेक प्रकार के रोग पैदा करती है। दूसरी बात, प्रदूषित वायु में ऑक्सीजन के अलावा अन्य बहुत सारी गैसें मिली होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारी की सारी गैसें मिली होती है। तो ये दोनों मुख्य अंतर हैं। लास्ट का जो प्रश्न है वो पौधागर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यहाँ हम पौधागर प्रभाव बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि पुराने समय में जब किसी पौधे को ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी तो एक ऐसे घर बनाया जाता था, इसमें पौधा लगा दिया जाता था इस तरीके से। अब क्या होता था, यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो केवल अंदर आ सकती थी, बाहर जाना उसको अलाउ नहीं था। तो इस तरीके से इस पौधे को ज़्यादा तापमान की आवश्यकता थी, इस घर का जो तापमान है वो बढ़ जाता था क्योंकि बाहर किरणें निकल नहीं पाती थी। अब इसकी तुलना हम करते हैं हमारी पृथ्वी से। इसकी तुलना हम हमारी पृथ्वी से करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? तो मान लेते हैं कि ये हमारी गोल पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ ये देखिए, ये मान लेते हैं कि जो पौधागर प्रभाव गैसें हैं जैसे CO2 है और SO2 है, तो इन गैसों की एक लेयर बन जाती है। फिर क्या होता है कि जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो अंदर तो आ जाता है लेकिन बाहर वो नहीं निकल पाता। जब प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा तो जो पृथ्वी के ऊपर का जो तापमान है, यहाँ आसपास का पृथ्वी की सतह के आसपास का तापमान है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और उससे जो होने वाली हानियाँ हैं, जैसे हानि एक आदि हम आपको बताएंगे। जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पर जो ग्लेशियर है, क्या नाम लिया मैंने? ग्लेशियर, ग्लेशियर, वो पिघलने की संभावना है। यदि ग्लेशियर पिघल गए तो जो पृथ्वी है वो जल में डूब जाएगी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, उनको भी देखने के लिए कहें, जिससे कि आपको पेपर देते समय बहुत ही आसानी महसूस हो। इस पेपर को करने के बाद में यदि आपका रिस्पॉन्स सही रहा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।